सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 2020 की साइंस फिक्शन फिल्म 2066 पर गहराई से नजर डालने जा रहा हूं। यह फिल्म हमें एक भयावह भविष्य की यात्रा पर ले जाती है, जहां मानवता विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन अराजकता और निराशा के बीच एथन वाइट के रूप में आशा की एक किरण है, एक युवा व्यक्ति जिसे दुनिया को बचाने का काम सौंपा गया है। वर्ष 2066 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु युद्ध से पृथ्वी तबाह हो गई है। वातावरण प्रदूषित है, जमीन बंजर है और मानवता ऑस्ट्रेलिया के एक शहर तक ही सीमित है। शहर एक डोम द्वारा संरक्षित है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन यह ऑक्सीजन डी सिकनेस नामक घातक बीमारी से दूषित है। मानवता के अस्तित्व के लिए समय समाप्त होने के साथ क्रॉनिकॉर्प इस बीमारी का इलाज खोजने और अंततः मानव जाति को बचाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहा है। एथन वाइट अपने फ्रेंड जूड के साथ इस लचीले ऑस्ट्रेलियाई शहर में रहता है। वे दोनों क्रॉनिकॉर्प कॉरपोरेशन के लिए मैकेनिक के रूप में लगन से काम करते हैं। एथन की पत्नी जेंथे भी सिकनेस बीमारी से पीड़ित है, जिससे उसे बेहतर गुणवत्ता वाली ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए उसे लगातार काम करना पड़ता है। अगले दिन जब जूड और एथन सुरंग में काम कर रहा होता है, अचानक क्रॉनिकॉर्प के कण अनुसंधान के सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहां वह उन दोनों को अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है कि अगर हालात नहीं बदले तो कुछ ही वर्षों में धरती से मानवता विलुप्त हो जाएगी। रेजिना फिर एथन को बताती है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हर किसी की सहायता करने और मानवता को बचाने में सक्षम है। उसके भ्रम और अविश्वास के बावजूद वह इस बात पर जोर देती है कि वह उनकी सुसज्जित प्रयोगशाला का दौरा करे। वहां बिली मिशेल नाम का एक लैब डॉक्टर एथन से अपना परिचय देता है और वे यह समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि 20 साल पहले एथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें टाइम मशीन शामिल थी, जिसे क्रॉनिकल के नाम से जाना जाता था। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में उन्हें रेडियो तरंगें भेजना शामिल था ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूसरी तरफ क्या है। यह पता चला कि 407 साल बाद 200 में पृथ्वी के पास वायुमंडल में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। इससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि यदि कई शताब्दियों के बाद भी मानवता विकसित हुई है तो संभवतः उन्होंने अपनी वास्तविकता में सभी मौजूदा चुनौतियों पर काबू पा लिया है। हालांकि प्रयोगशाला के वैज्ञानिक एक असामान्य घटना से हैरान थे। उनके द्वारा भेजी गई तरंगें सुधरकर वापस आ गई थीं। जब उन्हें डिकोड करने पर पता चला कि भविष्य से किसी ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था एथन वाइट को भेजें, तो अब रेजिना और पूरी टीम एथन को भविष्य में भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है ताकि वह इलाज प्राप्त कर सके और उसे अपने साथ वापस ला सके। एथन आश्चर्य में पड़ जाता है। एथन उन लोगों पर भरोसा नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा एथन अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर भविष्य में जाना नहीं चाहता, इसलिए उसने मदद करने से अस्वीकार कर दिया। बाद में जूड एथन को योजना के साथ आगे बढ़ने और दुनिया को बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर एथन उसे गुस्से से कहता है कि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। एथन अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वह कभी उसके साथ नहीं रहा। 20 साल पहले उनके पिता अपने घर से चले गए और गायब हो गए, जबकि उनकी मां की बचपन में ही दुखद मृत्यु हो गई थी। तब से उसका पालन पोषण जूड ने किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे एथन अपना बड़ा भाई और करीबी दोस्त दोनों मानता है। वह अपने पिता को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए उसे दोषी ठहराता है। वह अपने पिता के रास्ते पर चलकर अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़ जाना नहीं चाहता। हालांकि जूड उसे यह कहते हुए मनाने में कामयाब हो जाता है कि एकमात्र तरीका जिससे वह अपनी पत्नी को बचा सकता है वह है इसका इलाज ढूंढना। जब एथन घर जाता है तो वह जेंथे के साथ दिन की सभी घटनाओं को साझा करता है और वह भी उसे जाने के लिए कहती है। अगले दिन एथन एक धातु के फूल पर मैं तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता ढूंढ लूंगा शब्द लिखता है और उसे जेंथे के बगल में रख देता है। बाद में वह रेजिना के ऑफिस में लौटता है और उससे कहता है कि यदि वह केवल एक ही इलाज ढूंढ सकता है तो उन्हें इसे पहले जांथे को देना होगा।
रेजिना स्वीकार कर लेती है और उसे वापस प्रयोगशाला में ले जाती है। डॉ मिशेल उसे वह सूट दिखाते हैं जो उसे मशीन में चढ़ने से पहले पहनना होता है। जैसे ही वे उसे मिशन के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं, एथन को तुरंत एहसास होता है कि उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या देखेगा या दूसरे छोर पर किससे मिलेगा। जब एथन सूट पहन लेता है तो वह उसे आर्ची नामक एक एआई डिवाइस देते हैं। आर्ची हर समय लैब को एथन की महत्वपूर्ण चीजें दिखाएगी। इससे उसकी लोकेशन नेविगेट करने में भी मदद मिलेगी। फिर अंततः उन्होंने उसे मशीन में फेंक दिया। अंदर एथन तीव्र गति से समय के साथ यात्रा करता है। अंततः वह आकाश से गिरता है और एक अपरिचित जंगल में पहुंच जाता है। हवा से घर्षण के कारण उसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वह तुरंत उससे बाहर निकल जाता है। फिर जैसे ही वह अपने आसपास देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है, वह पाता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। आर्ची के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए वह एक बंकर के दरवाजे की ओर जाता है और उसके सामने एक कंकाल पड़ा हुआ देखता है। कंकाल की खोपड़ी में एक गोली का छेद है जो तुरंत उसका ध्यान खींच लेता है। जैसे ही वह कंकाल पर लगे नाम टैग की जांच करता है, वह यह देखकर चौंक जाता है कि उस पर उसका ही नाम है। पता चला कि कंकाल एथन का है। एथन की नजर कंकाल की आर्ची पर पड़ती है और वह उस पर अंतिम रिकॉर्डिंग चलाता है। जैसे ही वह एक आदमी को यह कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र विकल्प है और एथन को गोली मार देता है, तभी डिवाइस बंद हो जाती है, जिससे एथन भयभीत हो जाता है, यह विश्वास करते हुए कि यही भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि उसका ध्यान जल्द ही कंकाल की कलाई के डिवाइस की ओर आकर्षित हुआ। एथन का डिवाइस बिल्कुल कंकाल जैसा ही है, सिवाय इसके कि कंकाल के उपकरण की रोशनी हरी है जबकि एथन की रोशनी हमेशा लाल रही है। उस शाम बाद में वह आग जलाता है और कुछ जंगली जामुनों का आनंद लेता है। उसे नहीं पता था कि वे जामुन वास्तव में जहरीले थे। एथन बेहोश होने लगता है और अनियंत्रित रूप से उल्टी करने लगता है। एथन थोड़ी देर बाद उठता है और जूड को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक जाता है। जाहिर तौर पर लैब ने एथन के महत्वपूर्ण संकेतों में गिरावट का पता लगाया और मान लिया कि उसे जहर की प्रतिक्रिया हो रही है। इसलिए उन्होंने जूड को बचाने के इलाज के साथ उसे तुरंत भविष्य में भेज दिया। बाद में एथन और जूड को उसके कंकाल के अवशेष मिले, जो दर्शाता है कि उसका भाग्य अपरिवर्तित है। अपनी खोज में वे दूसरे दरवाजे का पता लगाने के लिए आर्ची की मदद लेते हैं। एक स्कैनिंग उपकरण का उपयोग करके एथन की आंख की जांच की जाती है और उन्हें पहुंच प्रदान की जाती है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है और एथन से डीएनए नमूने का अनुरोध करता है। उसकी स्वीकृति पर उसकी कलाई का उपकरण सक्रिय हो जाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। रक्त परीक्षण के बाद स्क्रीन हरी हो जाती है। कमरा रोशन हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वे 407 साल भविष्य में क्रॉनिकॉर्प की प्रयोगशाला में आ गए हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ, टाइम मशीन ठीक उनके सामने है। जूड इसे अतीत में लौटने के अवसर के रूप में देखकर प्रसन्न हो जाता है। हालांकि एथन असहमत है, यह मानते हुए कि उनके कार्यों से कुछ भी नहीं बदला है और अंततः उसका भी वही हश्र होगा जो मृतक एथन का हुआ था। सिस्टम लॉग का निरीक्षण करने के बाद एथन को अपने पिता द्वारा छोड़ी गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में उनके पिता बताते हैं कि टाइम मशीन का मूल उद्देश्य भविष्य के ग्रह से ऑक्सीजन डेटा इकट्ठा करना और उसे अतीत में वापस भेजना था। हालांकि जब उनके पिता ने पहली बार टाइम मशीन को सक्रिय किया तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें एथन को भविष्य में भेजने का अनुरोध किया गया था। अपने संदेहों के बावजूद उन्होंने अनुपालन करने का निर्णय लिया और एथन के लिए डीएनए सत्यापन कराया। अब एथन और जूड दोनों को एहसास हुआ कि वे टाइम मशीन का उपयोग करके वापस नहीं लौट पाएंगे। 407 साल बाद इसकी बैटरी लगभग खत्म हो गई है। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रयोगशाला के सक्रिय होने से इसके परमाणु ऊर्जा कोर में खराबी आ जाती है, जिससे पूरी सुविधा को केवल 4 घंटों में विनाशकारी विस्फोट का खतरा हो जाता है।
इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और विस्फोट होने से पहले समय में वापस यात्रा करने का समाधान ढूंढना होगा। समय समाप्त होने के साथ उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, वे एक उजड़े हुए शहर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो अब हरे भरे पौधों से भर गया है। ये संकेत है कि प्रकृति मानवता के अंत के बाद अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर रही है। मानव कंकालों के अवशेष हर जगह बिखरे हुए हैं, जो अतीत की याद दिलाते हैं। एथन अपनी पत्नी को खोजने के लिए बेताब है। उसके घर पहुंचता है और उसकी बेजान हड्डियां पाता है, जिससे वह निराशा में डूब जाता है। जूड उसे अतीत में लौटने के लिए मनाने का प्रयास करता है, क्योंकि इस भविष्य की दुनिया में भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि जूड की बातें एथन के मन में संदेह पैदा करती हैं। वह रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से चलाने के लिए पुरानी घिसी पिटी आर्ची का स्विच चालू कर देता है। इस बार वह जूड की आवाज पहचानता है और महसूस करता है कि जूड ने ही उसे गोली मारी है। जूड ने एथन पर अपनी बंदूक तान दी और गोलीबारी में किसी भी तरह की संलिप्तता से सख्ती से इनकार किया। एथन ने मिशन को पूरा करने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, इसलिए वे पावर कोर को ठीक करने और प्रयोगशाला में वापस जाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब जब क्रॉनिकल सिस्टम काम कर रहा है, तो उन्हें पोर्टल लॉन्च होने के लिए तैयार होने तक बस 27 मिनट तक इंतजार करना होगा। एक बार जब उलटी गिनती 0 हो जाती है, तो पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए वर्ष 2070 से जुड़ जाएगा। हालांकि इथन को पता चलता है कि उसका शरीर अभी भी उसी स्थान पर एक दरवाजे के पीछे फंसा हुआ है, जो दर्शाता है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई को उजागर करने के लिए एथन अपनी वर्तमान आर्ची से बैटरी निकालता है और उसे जंग लगी आर्ची में डालता है। इससे उसे दूसरे वीडियो तक पहुंच मिल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके भविष्य को झूठ द्वारा मार दिया जाएगा। झूठ तब स्वीकार करता है कि भविष्य बदलना निराशाजनक है और वह केवल एथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। एथन को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। वह अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है और अपने पिता की मृत्यु वाले दिन का होलोग्राफिक लॉग चलाता है। अपने आश्चर्य के लिए एथन को अपने पिता और क्रॉनिकॉर्प के सीटीओ रेजिना जैक्सन के बीच बातचीत का पता चलता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि एथन के पिता इलाज ढूंढकर मानवता को बचाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते थे, जबकि सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुनिंदा लोगों से बचने के लिए इसका उपयोग करना था। चाहे वे कोई भी योजना चुने, किसी को भविष्य की यात्रा करनी होगी और टाइम मशीन को सक्रिय करना होगा। इसे सुरक्षित रूप से करने के लिए समय के माध्यम से जीवित पदार्थ के परिवहन के लिए दोनों तरफ से एक परिचालन लिंक होना आवश्यक है। सीटीओ को उसकी योजना को पूरा करने से रोकने के लिए एथन के पिता टाइम मशीन को लॉक कर देते हैं और एथन के डीएनए को सत्यापन कुंजी के रूप में सेट करते हैं। गुस्से में सीटीओ एथन के पिता को मौके पर ही मार देता है। फिर वह जूड को आदेश देती है कि वह एथन की मां को मार डाले और भविष्य में पहुंच हासिल करने के लिए एथन के कलाईबंद का उपयोग करने के इरादे से उसका अभिभावक बन जाए। एथन विश्वास से परे हैरान है। जिस व्यक्ति को वह अपना भाई समझता था, वही उसकी मां की मृत्यु और स्वयं उसके आसन्न निधन का जिम्मेदार निकला। एथन को यह भी एहसास होता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा था, जिन्होंने कभी भी परिवार को छोड़ने का इरादा नहीं किया था। यह जानते हुए कि रेजिना केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही भविष्य में लाना चाहती है, एथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है। हालांकि जूड उसे बताता है कि उसे सीटीओ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था कि एथन को बिजली की विफलता को ठीक करने के लिए भविष्य में भेजा जाए। एक बार जब एथन टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है, तो जूड को उसे मार देना चाहिए। हालांकि वर्षों तक एथन के साथ एक करीबी भावनात्मक बंधन बनाने के बाद वह अपने दोस्त को ऐसी स्थिति में देखकर अत्यधिक अपराध बोध महसूस करता है। एथन को गोली मारने के बजाय जूड ने अपनी जान ले ली। गुस्से और पछतावे से भरा एथन अपने पिता की इलाज खोजने और मानवता को बचाने की मरणासन्न इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही वह मॉनिटर की ओर देखता है, एथन को अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला संदेश पता चलता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने स्वयं एथन हाइट को भेजें संदेश भेजा था। इसलिए वह संदेश को एक बार फिर से एनकोड करता है और कई अन्य चीजों के साथ
उसे समय पर वापस भेज देता है। इस बीच वर्ष 2067 की प्रयोगशाला में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, CTO और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का एक चुनिंदा समूह उत्सुकता से टाइम मशीन के सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ, टाइम मशीन सैकड़ों विलुप्त पौधों और इथन के पिता की हत्या की रिकॉर्डिंग के साथ लौट आई। कुछ ही समय बाद इथन टाइम मशीन को नष्ट कर देता है, जिससे CTO की योजना विफल हो जाती है। अंततः CTO को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एथन की पत्नी को भी उसका भेजा हुआ फूल मिलता है और वह उसका फैसला समझ जाती है। जबकि एथन को भविष्य की दुनिया में अकेला रहना होगा, वह झूठ को दफना देता है और उसे माफ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान खींचती है और उसे वापस उसी प्रवेश द्वार पर ले जाती है जहां एथन को यह जानकर खुशी होती है कि उसके भविष्य की लाश अब वहां नहीं है। वह उत्सुकता से बाहरी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए दौड़ता है और पहले देखे गए उजाड़ शहर के विपरीत एक भविष्यवादी, पर्यावरण अनुकूल शहर को देखकर राहत महसूस करता है। उनकी पसंद ने मानवता का भविष्य बदल दिया है। मुझे आशा है कि आपको 2067 के लिए मेरा रीकैप वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो कृपया मुझे बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।